विकास जी सुनिए तो जरा, यहाँ आइए। सिर्फ कुंभकर्ण की तरह सोने से घर नहीं चलेगा, थोड़ी घर की परवाह भी किया कीजिए। अरे क्या हुआ नीलिमा, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो? विकास ने कुछ गलत कर दिया क्या? लो आ गई खिड़की पर घर की बातों का मसाला लेने। अरे आंटी गलत करे इनके दुश्मन, इनकी तो एक ही आदत गंदी है, देर तक सोने की, बस उसी वजह से चिल्ला रही हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। अरे तुम लोगों को अपना मानती हूँ इसीलिए टेंशन हो जाती है, कोई बात हो तो बताओ, क्या है ना बोलकर तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा और हो सकता है मैं कुछ काम भी आ जाऊं। हाँ हाँ जरूर, कुछ भी होगा ना तो मैं सबसे पहले आपको ही बताने आऊंगी, ताकि आप पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीट सके। बड़ी आई मेरा मन हल्का करने वाली। अरे विकास जी जरा सुनिए तो। नीलिमा की आवाज सुनकर विकास कमरे से आया। क्या हुआ भाई, सुबह सुबह चिल्लाकर मेरी इज्जत का जुलूस क्यों निकाल रही हो मोहल्ले में? जुलूस तो इस दीवार का निकलने वाला, ये दरार देख रहे हैं आप? कल रात जरा से आंधी की आई, ये दीवार तो कांपने लगी। सही कह रही है नीलिमा, परसों मैं पूजा कर रही थी तो ऊपर से प्लास्टर का एक टुकड़ा गिरा। वो तो कहो मेरी किस्मत अच्छी थी, वरना आज तुम्हारी माँ की फोटो दीवार पर टंग रही होती और तुम उस पर माला चढ़ा रहे होते। अरे मम्मी, आप बिना राय का पहाड़ बना देती हो। ये दीवार मेरे दादाजी ने बनवाई थी, बिल्कुल सॉलिड है, कुछ नहीं होगा। अंबुजा सीमेंट से भी पक्की है ये। विकास जी अगर ये दीवार गिरी ना तो हवा नहीं, पड़ोसी का कुत्ता भी अंदर आएगा। पिछले 6 महीने से अगले महीने कर रहे हैं आप। आज के आज ही मिस्त्री बुला ले, वरना मुझसे कोई बुरा नहीं होगा, कह देती हूँ। ओफो, ये औरतें मेरी कमाई पर डाका डालनी बैठी हैं। ठीक है बाबा, बुला रहा हूँ उस लुटेरे बहादुर मिस्त्री को। अब विकास ने फोन करके बहादुर को बुलाया। थोड़ी देर में बहादुर आ गया। वो उस दीवार को बड़ी बारीकी से ठोक बजाकर देख रहा था। तभी विकास ने उससे कहा, देखो बहादुर भाई, बात साफ है, ज्यादा ताम झाम नहीं चाहिए, बस जहाँ जहाँ दरार है वहाँ थोड़ा सीमेंट चिपका दो, लीपा पोती कर दो बस। साहब जी, ये दीवार लीपा पोती के लायक बची कहाँ है? ये तो राम नाम सत्य होने के कगार पर है। इसमें सिर्फ सीमेंट भरा ना तो ये छींक मारने से भी गिर जाएगी। अरे तो गिरा दो, नया बनवाएंगे। मेरे विकास के पास बहुत पैसा है, वो तुम्हें मुंह मांगी मजदूरी देगा, तुम काम शुरू करो। अरे मम्मी आप चुप रहो ना प्लीज। अरे बहादुर, तुम मम्मी की बात मत सुनो, उन्हें मजाक करने की आदत है। साहब हट जाओ जरा, मैं चेक करता हूँ इसकी मजबूती। और बहादुर एक बड़ा हथौड़ा उठाता है और दीवार के बीच में एक हल्का सा वार करता है। थोड़ा भर भर भर, सिर्फ एक चोट से पूरी दीवार भर भरा कर गिर जाती है। अरे अरे ये क्या किया? मैंने चेक करने को बोला था, सत्यानाश करने को नहीं, मेरी दीवार गिरा दी। शुक्र मनाओ हम नीचे नहीं खड़े थे, वरना हमारा भी सत्यानाश हो जाता। अरे विकास रुक, वो देख, वो ईंटों के बीच में क्या चमक रहा है? शांति के कहने पर सबकी नजरें मलबे के ढेर पर गई। वहां एक पुराना जंग लगा लोहे का बक्सा पड़ा था। साहब जी, ये तो खजाना लग रहा है, पुरानी हवेलियों में निकलता है ना ऐसा। विकास की आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन अपनी खुशी छुपाते हुए बहादुर से कहता है, खजाना? अरे कैसा खजाना है? नहीं भाई, ये तो दादाजी का पुराना टूल बॉक्स है, इसमें पेंचकस और पुराने नट बोल्ट होंगे। कबाड़ है कबाड़। हाँ बहुत गंदा है। बहादुर भाई एक काम करो, शुभ काम शुरू होने से पहले मुंह मीठा होना चाहिए। तुम और तुम्हारा छोटू जाओ नुक्कड़ से सबके लिए समोसे और बढ़िया वाली चाय लेकर आओ। जाओ, पैसे मैं दे दूंगा। पर साहब जी ये संदूक। अरे संदूक क्या सिर पर रख कर नाचेगा? जा पहले समोसे ला, भूख लगी है। और इस तरह बहाने से उन्होंने बहादुर को बाहर भेज दिया। अरे रुको मम्मी, ये रद्दी नहीं है, ये कोई नक्शा लग रहा है, और ये देखो एक चिट्ठी भी है। विकास चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगता है। मेरे प्यारे घर वालों, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई कुल 25 लाख रुपए इस घर में सुरक्षित गार्ड रखे हैं, ताकि मुसीबत के वक्त काम आए। साथ में घर का नक्शा है, जहाँ एक्स बना है वही खजाना है। चिट्ठी सुनकर अचानक शांति देवी जोर से चिल्लाती है, 25 लाख! हाय, मैं तो मारी जावा अपने पुरखों पे। देवता थे वो देवता, मैं तो यूं ही उन्हें कोस रही थी। विकास 25 लाख मतलब हम नहीं कार ले सकते और मेरा डायमंड का नेकलेस भी आ जाएगा। कार और नेकलेस बाद में, पहले लोकेशन देखो, ये एक्स का निशान। अरे ये तो हमारे लिविंग रूम के आसपास का है। अरे तो इंतजार किसका है? सोफा हटाओ और खोद डालो, आज रात ही खोदेंगे, किसी पड़ोसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। पर मम्मी जी अगर घर खोद देंगे तो हम रहेंगे कहाँ, सोएंगे कहाँ? अरे 1-2 दिन की तो बात है नीलिमा, 25 लाख के लिए तो मैं जंगल में सोने को तैयार हूँ। हम अपना सारा सामान छत पर शिफ्ट कर लेंगे, खुली हवा, चांद तारे, एकदम पेंट हाउस वाली फीलिंग आएगी। और बस
तय हो गया कि घर की खुदाई और खजाना मिलने तक वे लोग छत पर ही रह गए। अब उन्होंने अगले ही दिन घर की खुदाई के लिए जोर लगा दिया और छत पर शिफ्ट हो गए। वाह, क्या पेंट हाउस है ना विकास, न छत है न दीवार। इस ठंडी रात को तो हम खजाने के साथ साथ जम ही जाएंगे। अरे कुछ नहीं होगा, सोचो ना 25 लाख मिलने के बाद हम इस छत पर इटालियन मार्बल लगवाएंगे। अरे अभी के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लो ना। चलो बातें कम करो और यहाँ बिस्तर लगाओ। मम्मी जी यहाँ बाथरूम नहीं है, अगर रात को जरूरत पड़ी तो क्या हुआ, सीढ़ियाँ उतर कर नीचे चले जाना, वॉक हो जाएगी, सेहत के लिए अच्छा है। सेहत का तो पता नहीं, पर मेरी मेंटल हेल्थ जरूर खराब होने वाली है। पड़ोस की पिंकी छत पर सूखे कपड़े उतार रही है और वो हमें घूर रही है। अब क्या बोलूं उसे कि हम पिकनिक मना रहे हैं। अरे बोल देना कि हम नेचर लवर हो गए हैं। और सुन, रजाई के अंदर ही रहना, ज्यादा सिर मत निकालना, इज्जत का सवाल है। तभी ठंडी हवा का एक झोंका आता है, तीनों ठिठुर जाते हैं। चलो नीचे चलते हैं, खुदाई शुरू हो गई, आज रात तक हम करोड़पति बनने वाले हैं, अब तुम्हारे ठाठ होंगे। अब वो तीनों नीचे पहुंचे। हॉल की टाइल्स उखाड़ी जा चुकी थी। बहादुर और उसका साथी कुदाल चला रहे थे। पूरा घर धूल से भर गया था। शांति और नीलिमा मुंह पर चुन्नी बांधे खड़ी थी। ओहो साहब जी, जमीन तो बहुत सख्त है, लगता है नीचे पत्थर ही पत्थर है। काम कर करके हमारी एनर्जी डाउन हो रही है। अरे बहादुर, अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ और तुम्हारी एनर्जी डाउन हो गई। 25 लाख, मेरा मतलब है खुदाई ठीक से करनी है। चलो चलो जल्दी हाथ चलाओ। साहब जी, हाथ तो तभी चलेगा ना जब पेट में कुछ जाएगा। वो क्या है ना, हमें काम करते वक्त कड़क अदरक वाली चाय और 2-4 बिस्किट चाहिए होते। पेट्रोल के बिना गाड़ी कैसे चलेगी। देख रही है नीलिमा, या मजदूर है या दामाद, अभी काम शुरू हुआ नहीं और फरमाइशें शुरू। मम्मी जी देनी तो पड़ेगी ना चाय, वरना ये यहीं सो जाएंगे। अब तो इनकी भी जी हजूरी बजानी पड़ेगी, आखिर 25 लाख का सवाल है। अब बहादुर, तुम चाय की चिंता मत करो, मिल जाएगी, तुम बस खो दो। और सुनो, अगर कुछ भी मतलब कोई लोहे का डिब्बा या मटका जैसा कुछ मिले तो तुरंत मुझे बताना, खुद मत खोलने लगना, करंट लग सकता है ना उसमें। करंट? साहब जी, मटके में करंट? आप भी क्या मजाक करते हो। हमें पता है आप लोग खजाना ढूंढ रहे हो। है? खजाना? कौन सा खजाना? पागल है क्या? हम तो सीवर लाइन ढूंढ रहे, पुरानी सीवर लाइन। और कुछ भी मिले ना खुदाई करते हुए तो सीधे हमें देना, हमारा है चीज हमारी होगी, समझे? वही तो समझा रहा है तुम्हें विकास। अच्छा, सीवर लाइन, ठीक है माता जी। ए छोटू, चला खुदा जोर से। अरे धीरे, घर है हमारा, कोई मैदान नहीं है। भगवान, खजाना जल्दी से मिल जाए बस। मम्मी, आप यहीं पहरा दो, मैं और नीलम छत पर से इनके लिए चाय बिस्कुट लाते हैं। चलो नीलम। ऐसा कहकर विकास और नीलम छत पर गए और मजदूरों के लिए चाय लेकर आए। ऐसे ही मजदूरों ने दिन भर में 20 कप चाय पी और उसके साथ कभी बिस्किट, कभी पराठे, कभी नमकीन खाए जा रहे थे। दिन पूरा हो गया पर वो 25 लाख नहीं मिले। मजदूर कल फिर आएंगे ये बोलकर चले गए। दिन भर मजदूरों की जी हजूरी बजाकर ये तीनों भी बिल्कुल थक चुके थे। नीलिमा ने बस खिचड़ी ही बनाई और वे तीनों खाकर छत पर खुले आसमान के नीचे रजाई ओढ़कर सोने की कोशिश करने लगे। धीरे धीरे ठंड बढ़ रही थी और वे तीनों कांपने लगे। कमाल का आइडिया था तुम्हारा विकास, पेंट हाउस फीलिंग। मेरी कुल्फी जम गई है यहाँ, नाक देखो मेरी लाल हो गई ठंड से। अरे मेरी नीलू, बस 1-2 दिन की बात है। सोचो जब 25 लाख मिलेंगे तो हम मनाली जाएंगे, वहां तो इससे ज्यादा ठंड होगी ना। ये तो बस वार्म अप है। वार्म अप गया भाड़ में, मेरी रजाई मत खींचो, मेरे घुटने हवा में है, मुझे सोने दो। मम्मी जी, मुझे वॉशरूम जाना है। अरे तो जाओ ना, रोका किसने। कैसे जाऊं? नीचे हॉल में 5 फीट गहरा गड्ढा खुदा पड़ा है। अगर मैं अंधेरे में गिर गई तो सीधा खजाने में ही मिलूंगी, और फिर आपको खाना बनाकर कौन खिलाएगा? हाय राम, सही तो कह रही है ये, अब तो सुबह तक कंट्रोल करना पड़ेगा। हे भगवान, खजाना गाढ़ा तो घर के अंदर ही क्यों गाढ़ा। नीलिमा बेटा, सुबह तक रुक जा। अब जो है, सो जाओ, शायद कल खजाना मिल ही जाए। है? ऐसे कैसे सो जाऊं? मुझे बाथरूम जाना है। अब चलिए ना मेरे साथ टॉर्च लेकर। अब इतनी ठंड में मुझे भी रजाई से बाहर निकालोगी क्या? हाँ बिल्कुल, 25 लाख आपको भी चाहिए ना, चलिए मेरे साथ नीचे।
अब विकास के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो टॉर्च जलाकर नीलिमा को वॉशरूम तक लेकर गया। इसी तरह कैसे तैसे सबने रात ठिठुरते हुए गुजारी, इसी आस में कि कल वो 25 लाख की लॉटरी लगने वाली है। अगले दिन सुबह वे छत पर बैठकर चाय पी रहे थे, तभी पड़ोस की छत पर अचार सुखाने आई मिसेस चड्ढा ने उन्हें देखकर कहा, अरे शांति बहन, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज पूरा परिवार छत पर, वो भी बिस्तर बोरिया लेकर? अरे बहन, वो क्या है ना, हमें डॉक्टर ने बुलाया खुली जगह पर रहने के लिए। डॉक्टर ने? ऐसी क्या बीमारी होगी? बीमारी नहीं आंटी, विटामिन डी की कमी हो गई है। डॉक्टर ने कहा है कि जितना हो सके खुले आसमान के नीचे रहो, नेचर के करीब। इसीलिए हमने सोचा क्यों ना छत को ही बेडरूम बना ले, फ्रेश एयर, यू नो। अच्छा, फ्रेश एयर। पर मैंने तो सुना तुम्हारे नीचे वाले हॉल से खटखट की आवाजें आ रही है, जैसे कोई सुरंग खोद रहा हो। सुरंग? अरे नहीं, वो तो हम योगा कर रहे हैं। वो बाबा जी वाला जोर जोर से पैर पटकने वाला आसन, उसी की आवाज है। योगा? ये कौन सा योगा होता है बहन? नया आया है मार्केट में आंटी, आप भी ट्राई करो, दूसरों के घर में झांकने की बीमारी ठीक हो जाएगी। इस बात पर मिसेस चड्ढा मुंह बनाकर चली जाती है। तीनों राहत की सांस लेते हैं। मम्मी जी, ये चड्ढा आंटी सीआईडी से कम नहीं है। अगर इन्हें पता चल गया कि नीचे खजाना खोजा जा रहा है तो पूरे मोहल्ले में ढोल पीट कर बताएगी। हाँ, बात तो सही है। ये मिसेस चड्ढा तो ऑल इंडिया रेडियो है, इनसे तो बचकर ही रहना। चल जा, अब तू चलकर खाना बना ले। शांति के कहने पर नीलिमा छत पर ही खाना बनाने लगी। नीचे से धूल उड़ उड़कर ऊपर आ रही थी। नीलिमा कढ़ाई में सब्जी चला रही थी, लेकिन हवा से गैस भी बार बार बूझ रही है। माँ, नहीं बनाऊंगी खाना आपसे, ये क्या मजाक है। इधर मैं सब्जी में नमक डाल रही हूँ, उधर नीचे से मजदूर सब्जी में धूल डाल रहा है। अरे नीलिमा, भूख लगी है जोरों की, क्या बना रही है? शाही पनीर? हाँ, बनाने तो वाली थी मैं शाही पनीर, पर अब ये बन गया है धूल पनीर। लो खाओ, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ। विकास एक निवाला मुंह में डालता है। अरे ये क्या है, इसमें तो रेत है, मेरे तो दांत घिस गए यार। बेटा चुपचाप खा ले, 25 लाख मिलने के बाद हम 5 स्टार होटल में खाएंगे, तब तक ये रेत ही नसीब में है बेटा। तभी नीचे से बहादुर की आवाज आती है, साहब जी, ओ साहब जी, जरा चाय भेजना, गला सूख गया धूल से। चाय? अरे भाई, तुम लोग खुदाई कर रहे हो या पिकनिक मना रहे हो? अभी 10 मिनट पहले तो चाय पराठे खाए थे तुम लोगों ने। मैडम जी, कभी यहाँ खोदो कभी वहाँ खोदो, सारा दिन आप लोग बस हमसे गधा मजदूरी करवा रहे हो। सारी जगह खुद दिया पर कुछ नहीं मिला। हमारी यहाँ जान निकल रही है, आपको चाय पिलाने में तकलीफ हो रही है। हाँ हाँ, बनाती हूँ चाय। परेशान हो गई मैं तो यहाँ काम कर करके। इस खजाने के चक्कर में मेरी तो बैंड बज गई है। ठीक है, तुम उनके लिए चाय लेकर आओ, मैं नीचे जाकर देख रहा हूँ क्या चल रहा है। लो, आ गई चिपकने, इससे भी चैन नहीं है। कितना भी इग्नोर करो, मुंह उठाकर चली ही आती है। अच्छा ठीक है, बुला ले अंदर। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? आपकी नई नवेली दुल्हन नजर नहीं आ रही? हाँ बेटा, अपने कमरे में तैयार हो रही है, बैठो ना तुम। हाँ, मेरा क्या है, मैं तो बैठने ही आई थी। और कितने दिन हो गए शादी को और अभी तक मोहल्ले में नजर नहीं आती शालिनी। आपने क्या नजर बंद करके रखा है इसको? अरे भाई क्यों, वो कोई जानवर है क्या जिसे बांध कर नजर बंद करके रखूंगी? बता तो सही, के अंदर है, तैयार हो रही है। आज दीपक के साथ मॉल जा रही है घूमने। वो कोई फिल्म आई है ना, वही देखने जा रहे दोनों। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे मेरा भी बड़ा मन था आज फिल्म देखने का, पहले पता होता तो मैं भी प्रोग्राम बना लेती। अच्छा चल कोई बात नहीं, कल देख लेना तू। हाँ, फिल्म तो अभी हफ्ता 1.5 हफ्ता लगी रहेगी। कल क्यों, अभी तो फिल्म में टाइम है। मैं भी धीरज के साथ तैयार होकर आती हूँ, चारों साथ ही निकल जाएंगे। फिल्म देखने में अकेले मजा कहाँ आता है। इतना कहकर दीपिका तेज कदमों से वहां से निकल जाती है। अरे मम्मी, ये सच में भैया भाभी के साथ फिल्म देखने जाएगी क्या? सुना नहीं क्या तूने? फिल्म का नाम सुनकर कैसे सर पर पांव रखकर भागी है। वो तो फिल्म देखकर ही मानेगी। अरे मम्मी, ये दीपिका भाभी में जरा से भी अकल नहीं है क्या? भैया भाभी की अभी नई नई शादी हुई है, अकेले में थोड़ा टाइम बिताने के लिए तो फिल्म देखने जा रहे हैं। वहां पर भी ये इनके साथ चिपक कर जाएंगे तो फिर प्राइवेसी का मतलब क्या रह जाएगा? तू ही बता बेटा, मैंने कौन सा उसे इनवाइट किया था कि वो बहू के साथ फिल्म देखने जाए। लेकिन पक्की बेशर्म है ये, इसके सामने कोई बात करते हुए भी डर लगता है, जबरदस्ती आकर चिपक जाती है। अब तू ही बता, अपने पैसे से टिकट लेकर फिल्म देखने जा रही है, मैं कैसे रोकूं उसे? धीरज, जल्दी से ये जींस पहन लो, हम फिल्म देखने चल रहे हैं। अरे ये क्या बोल रही हो, अचानक ये क्या सूझ गया तुम्हें? अरे यार, किंतु परंतु का टाइम नहीं है, आधे घंटे में पिक्चर शुरू हो जाएगी। तुम बस फटाफट से कपड़े चेंज करो, टिकट मैंने ऑनलाइन बुक कर लिया है।
यार कमाल करती हो तुम। अभी 10 मिनट पहले तो तुम पड़ोसियों के यहाँ चाय पीने के लिए गई थी और अब अचानक से तुम्हें ये फिल्म देखने का फितूर सवार हो गया। अरे यार, पड़ोसियों के यहाँ जाने के बाद ही तो पता चला कि वो लोग फिल्म देखने जा रहे हैं। और तुम्हें तो पता ही है ना मुझे सोशलाइज करना कितना पसंद है। ठीक है ना, इसी बहाने शिखा और सूरज के साथ थोड़ी जान पहचान हो जाएगी। तुम भी ना यार पता नहीं क्या अजीब अजीब तरह के तोते पाल लेती हो। फिर किसी दिन कर लेंगे ना सोशलाइजिंग। तुम्हें सब कुछ इतने शॉर्ट नोटिस पर ही क्यों करना होता है? तुम ना सीधे सीधे बताओ, चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो? यहाँ पर बिना बात टाइम वेस्ट मत करो मेरा। अच्छा बाबा, मुंह मत फुलाओ, चल रहा हूँ। 5 मिनट का समय तो दोगी ना? तुमने तो बाहर से आकर सीधा अटैक ही कर दिया मेरे ऊपर। अगले 10 मिनट के अंदर धीरज और दीपिका तैयार होकर एक बार फिर से शिखा और सूरज के हॉल में बैठे थे। देखा आंटी, हमने हम तो तैयार होकर आ भी गए और आपकी बहू रानी अभी तैयार ही हो रही है। उनसे बोलो थोड़ा जल्दी जल्दी करे वरना फिल्म मिस हो जाएगी। अरे बेटा, तुम्हें पता है ना अभी नई नई शादी हुई है, बहू को समय लगता है थोड़ा तैयार होने में। तुम ऐसा करो, इनके चक्कर में अपना मूड क्यों खराब कर रही हो? हैं? तुम लोग निकल जाओ, वो लोग आ जाएंगे हाँ पीछे से। हाँ, कमाल की बात कर दी आपने। ऐसे कैसे छोड़कर चले जाएंगे उन्हें? अगर फिल्म मिस होती है तो होती रहे, आप तो साथ में ही जाएंगे। क्या धीरज? ठीक कह रही हो, साथ में ही निकल जाएंगे। सास दीपिका से पीछा छुड़ाना चाह रही थी, लेकिन दीपिका तो मानो शांति की कोई भी बात ना तो सुन रही थी ना समझ रही थी। अंत में परेशान होकर शांति अपने बेटे बहू को दीपिका के साथ फिल्म देखने के लिए भेज ही देती है। मम्मी, दीपिका भाभी को तो बिल्कुल सेंस नहीं है। हमने टालने की इतनी कोशिश की लेकिन उनके दिमाग में तो बात ही नहीं घुस रही थी। दूसरी तरफ दीपिका की सास और जिठानी बातें कर रही थी। सोनाली, दीपिका और धीरज कहीं नजर नहीं आ रहे, कहाँ है दोनों? माँ जी पता नहीं, ये पड़ोस वाली शांति आंटी है ना, उनके बेटा बहू के साथ गाड़ी में बैठकर कहीं गए हैं। शायद फिल्म देखने गए हैं दोनों। यार लो कर लो बात। अरे वो नक चढ़ी शांति मुझे तो कभी सीधे मुंह बात नहीं करती, और इस दीपिका को पता नहीं ऐसे क्या लड्डू दिखाई देते हैं उसके घर में कि हर तीसरे दिन जाकर आंटी आंटी करके चिपकती रहती है। ये तो आपकी बहू को समझना चाहिए ना कि किससे और कितनी बात करनी है। अरे चल जाने दे, इसी बहाने थोड़ी देर घर में तो शांति रहेगी। 2-3 घंटे दीपिका घर में नहीं है, इस टाइम का कुछ अच्छा सा यूटिलाइज कर लेते हैं। मम्मी जी, शॉपिंग के लिए चले क्या? अकेले में सुकून से थोड़ी शॉपिंग कर लेंगे, वरना आप तो अपनी छोटी बहू की आदत जानती हो। मार्केट में भी इसका मुंह बंद नहीं रहता, सबकी शॉपिंग में नाक घुसानी होती है इसे। अरे नहीं नहीं बहू, अभी तैयार होकर जब तक हम बाजार पहुंचेंगे ना तब तक तो वो लौट कर भी आ जाएगी। फिर क्या करे, ये कीमती समय ऐसे ही गंवा दे। अरे नहीं ना, मैं ऐसा करती हूँ, अपनी सहेली उर्मिला और सुनीता को बुला लेती हूँ। बहुत दिनों से उनकी मुलाकात नहीं हुई, थोड़ी देर शांति से अपनी सहेलियों के साथ बैठकर गप्पे मारूंगी। कितने दिन हो गए तुझसे मिले हुए, अब तो कोई बहाना मत बनाना, फटाफट से मेरे घर आ जा, यहीं बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। तू तो मुझसे हाथ जुड़वा ले, तेरे घर मैं नहीं आने वाली। अरे तेरे घर आने का कोई फायदा ही नहीं है, 2 बात करने का मौका नहीं मिलता, जरा सी भी प्राइवेसी नहीं है तेरे घर में। अब इतनी दूर से मैं तेरे घर आऊं पर दिल खोलकर अपनी बहू की बुराइयां भी न कर पाऊं, फिर मेरा इतनी दूर आने का फायदा क्या हुआ बता? क्या हुआ, सब ठीक तो है? तुम्हारी तबीयत ठीक है? अभी तक तो ठीक है, लेकिन ये तुम्हारी पड़ोस वाली भाभी अगर थोड़ी देर और चुप नहीं हुई तो मुझे पक्का चक्कर आ जाएगा। अरे यार, ये तो चिपकती जा रही है। तुम्हें पता है मुझे वॉशरूम भी अकेले नहीं आने दे रही थी। इन्हें समझाओ ना, मेरी शादी बेशक 1 हफ्ते पहले हुई है, पर इस दुनिया में तो मैं 25 साल पहले ही आ गई थी, और ये मेरी जिंदगी की कोई पहली फिल्म नहीं है, कम से कम 100 फिल्में देखी हुई है मैंने हॉल में। दिमाग की दही करके रखती है। अब मैं हॉल में वापस नहीं अंदर जाने वाली। वैसे भी हमारी मूवी डेट का तो सत्यानाश ही कर दिया है उन्होंने। अब मैं उनकी वो बोरिंग बातें सुनकर अपना सर दर्द नहीं बढ़ा सकती। कैसी बात कर रही हो तुम? क्या ऐसे चोरों की तरह भाग जाओगी यहाँ से? हाँ, चोर समझ लो, लेकिन अब मैं हॉल के अंदर नहीं जाने वाली। चुपचाप गाड़ी निकालो, हम घर चल रहे हैं। अरे बाबा, वो लोग हमारे साथ हमारी गाड़ी में बैठकर आए हैं, ऐसे कैसे उन्हें छोड़कर चले जाएंगे? अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं धीरज भैया को मैसेज कर देता हूँ, वो भाभी का ध्यान रखे, हम लोग निकल रहे हैं। शिखा और सूरज धीरज को मैसेज कर देते हैं, लेकिन हाय रे किस्मत, धीरज का फोन भी उस समय दीपिका के हाथ में था। हाँ, ये देखो, सूरज का मैसेज आया है, शिखा की तबीयत अचानक से खराब हुई है, वो लोग घर वापस जा रहे हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम आराम से फिल्म देखो, हम टैक्सी ले लेंगे। अरे कमाल करते हो आप, तबीयत खराब है शिखा की और हम यहाँ बैठकर फिल्म देखेंगे। जल्दी चलो, उसका ख्याल रखने वाला कोई तो होना चाहिए कि नहीं। चलो चलो जल्दी करो भाई।
अगले 2 मिनट के अंदर धीरज और दीपिका सूरज की गाड़ी के सामने खड़े हुए थे। ना चाहते हुए भी शिखा और सूरज को दीपिका और धीरज को लेकर घर वापस आना पड़ता है। आज मेरी छोटी बहू बाहर गई हुई है, कोई खतरा नहीं है घर पर, इसीलिए तो बोल रही हूँ टाइम वेस्ट मत कर, फटाफट से मेरे घर आ जा। बड़ी बहू घर पर ही है, उससे बढ़िया चाय नाश्ता बनवाकर तीनों सहेलियां कमरे में बैठकर जी भर कर अपनी बहू की बुराइयां करेंगे। मेरे तो कई दिन से पेट में ना मरोड़ सी उठ रही है। दूसरी तरफ, अरे शिखा बहुत मजा आने वाला है, आज दोनों साथ बैठकर फिल्म देखेंगे। मैंने तो धीरज से बोल दिया पॉपकॉर्न का टब मुझे अकेले चाहिए, और हाँ वो बड़ी वाली पेप्सी भी। तुम्हारे लिए कुछ मंगवा दूं क्या? नहीं नहीं भाभी, कोई जरूरत नहीं है, मैंने सूरज को बोला है, वो ले आएंगे। अरे नहीं ना, उसके साथ कहाँ शेयर कर पाओगी तुम, वो तो उस तरफ बैठ रहा है ना। रुको मैं अभी धीरज से बोलकर तुम्हारे लिए मंगवा देती हूँ। अरे लेकिन भाभी, तुम ना शर्मा दी बात हो, इसमें लेकिन की क्या बात है, बस 5 मिनट का ही तो काम है। अच्छा चलो, तब तक हम दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। ये खाना वाना लाने का काम तो इन दोनों का है। चलो, घर की 4 दीवारी के अंदर तो हम ही सेवा करते हैं ना पतियों की, कम से कम बाहर तो ये हमें लाकर खिला ही सकते हैं, है कि नहीं? ठीक कहा भाभी। बेचारी शिखा शादी के बाद मेहमानों की भीड़ भाड़ और रीति रिवाज के चंगुल से बचकर बड़ी मुश्किल से समय निकालकर पति के साथ पहली बार फिल्म देखने के लिए निकली थी, और यहाँ दीपिका ने कबाब में हड्डी बनकर पूरे कबाब का सत्यानाश कर दिया था। गाड़ी में बैठकर साथ साथ हॉल तक जाना तो फिर भी ठीक था, लेकिन दीपिका तो जाकर शिखा के बगल वाली सीट पर बैठ गई और शिखा के पति सूरज को धीरज के पास बैठने के लिए बोल दिया। पूरी फिल्म में दीपिका का टेप रिकॉर्डर नॉन स्टॉप कचर कचर पचर पचर कचर कचर चलता ही जा रहा था और शिखा बेचारी बैठी बगले झांक रही थी। ए मैडम, आप लोगों को पूरे टाइम बैठकर गप्पे मारना था तो पैसा काहे को बर्बाद किया? तुमको फिल्म नहीं देखने का है तो हमको तो देखने दो यार। दीपिका ठीक ही तो बोल रहा है वो, थोड़ी देर चुप होकर फिल्म देखो ना। अरे कमाल करती हो धीरज, पहली बार शिखा घर से बाहर निकली है, अब उसे कैसा लगेगा कि भाभी तो अपनी दुनिया में मस्त है, मुझे कंफर्टेबल करने की जरा भी कोशिश नहीं करी। ठीक कहा ना शिखा? अच्छा तुम्हें बताओ, तुम्हें मुझसे बात करना अच्छा लग रहा है ना? नहीं लग रहा है तो बता दो। हाँ नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो थोड़ा पीछे वाला डिस्टर्ब हो रहा है ना। तो 1 घंटे बाद, भाभी मुझे सिर्फ वॉशरूम जाना है, आप बैठो, मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम अकेली क्यों जाओगी, मैं चलती हूँ ना तुम्हें कंपनी देने के लिए। नहीं ना भाभी, आप प्लीज बैठो, मैं मैनेज कर लूंगी। शिखा बाहर जाकर पति को मैसेज करके बाहर बुलाती है। 2 मिनट के अंदर दीपिका पड़ोस वाली विमला आंटी के घर पहुंच गई थी। सोनाली भाभी सच सच बताओ, आप मुझे मिस कर रहे थे ना? देखो मैं आ गई आपकी हेल्प करने के लिए। अच्छा बताओ कौन कौन सी साड़ियां फाइनल करी है आपने? अरे तू आने में थोड़ी सी देर कर दी, साड़ियों का तो मैंने बिल कर दिया। कोई बात नहीं, अगली बार मेरे साथ शॉपिंग पर चल लेना। हाँ बिल का क्या है, सेटलमेंट तो है, आंटी कर देगी। क्यों आंटी? कोई बात नहीं, तुम देख लो, अगर तुम्हें कुछ देखना है तो बिल की चिंता मत करो। अरे भाभी ये कैसी चटक लाल रंग की साड़ी ले ली आपने? आपको पता है ना आपके ऊपर लाल रंग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरे मानो तो ये पिंक कलर की साड़ी खरीदो, आपके ऊपर ना सूट करेगी। अरे नहीं नहीं, वो करवा चौथ आ रहा है ना, तो मुझे लाल रंग की साड़ी पहननी है। अरे भाभी आपकी शादी को 7 साल हो गए, अब आप हर साल लाल साड़ी थोड़ी ना पहनती है। आजकल तो दुल्हन अपनी शादी में लाल जोड़ा भी नहीं पहन रही है। आपने तो बड़ी घिसी पिटी बात कर दी। आप ये ना पेस्टल कलर की साड़ी खरीदो, इसके ऊपर ना चटक रंग से मेकअप करना, फिर देखना कितनी खूबसूरत लगती हो आप। दीपिका ने सोनाली की एक नहीं सुनी और उसे पसंद ना होने पर भी जबरदस्ती हल्के रंग की 2 साड़ियां खरीदवा दी। घर आकर देखा बड़ी बहू कैसे साड़ी लेकर आई है तू? बिल्कुल कबाड़ा लेकर आई हूँ माँ जी, 6000 रुपए का चूना भी लग गया पर एक ढंग की साड़ी नहीं खरीद पाई मैं। आपको क्या जरूरत थी उसे विमला आंटी के यहाँ भेजने की? झूठ बोल देती, कोई भी बहाना बना देती। आपको भी मेरा 5 मिनट शांति से रहना बर्दाश्त नहीं होता ना? अरे बेटा क्या बताऊं, हमने तो सोचा था 3-4 घंटे शांति में समय बिताएंगे, लेकिन हमारी किस्मत इतनी खराब है कि 1 घंटे के अंदर ये नालायक आकर वापस मेरे सर पर लटक गई। अरे मुझे मेरी सहेलियों से बातें नहीं करने दे रही थी, इसीलिए तंग आकर मैंने उसे बता दिया कि तू पड़ोसन के यहाँ गई है। ये तो गलत बात है ना माँ जी, अपनी मुसीबत से पीछा छुड़ाने के लिए आपने मुझे मुसीबत में डाल दिया। खैर जाने दीजिए। 2 दिन बाद पिंकी का फोन आ रहा है, देखो क्या बात है। माँ जी क्या कहा आपने? पिंकी दीदी का फोन आ रहा है, स्पीकर पर रखी ना, मुझे भी उनसे बात करनी है। माँ मैंने तो अपनी गुड्डी को बेसिक मैथ्स दिलवाया, आपको पता ही है ना उसका गणित बहुत कमजोर है। आगे ग्रेजुएशन करनी है, उसके लिए सिंपल मैथ्स भी बहुत है। पहले स्टैंडर्ड में मैथ्स दिला दो, फिर उसके बाद बच्चों की 2-2 कोचिंग लगाओ। ना बाबा ना, अपने बस का तो नहीं है।
अरे दीदी कमाल कर रही हो आप। ऐसा करना, कल स्कूल में जाकर गुड्डी को स्टैंडर्ड मैथ ही दिलवा देना। आजकल इंजीनियरिंग का इतना स्कोप है, गुड्डी तो 2 साल बाद इंजीनियरिंग करेगी। अरे भाभी लेकिन वो गणित में कमजोर है, वो नहीं कर पाएगी, मुझे पता है। अरे कमाल करती हो दीदी आप, मैंने कह दिया ना आप उसको स्टैंडर्ड मैथ ही दिलवाओगी। दीपिका तो किसी भी सूरत में समझने को तैयार ही नहीं थी, इसलिए अंत में परेशान होकर ननद पिंकी फोन रख देती है। छोटी बहू बहुत हो गया, ये क्या किया तुमने? तुम्हारी जरूरत से ज्यादा हर किसी काम में नाक घुसाने की आदत ना अब सबके जी का जंजाल बनती जा रही है। एक बात बताओ, पिंकी उम्र और अनुभव में तुमसे ज्यादा बड़ी है ना, और उसकी बेटी है, वो जानती है वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़कर आगे अच्छा कर सकती है। सलाह देना और बात होती है तो हाथ धोकर पीछे पड़ जाना अलग बात है। इस तरह से दबाव बनाने का क्या मतलब? बिल्कुल ठीक कहा आपने, इस दीपिका की आदत ही खराब है। आप ही बताओ, 6,000 रुपए अपने पति की जेब से निकलवाने के लिए ना 2 महीने से खुशामद कर रही थी मैं उनकी, और जब मुझे अपनी पसंद की साड़ी खरीदने का मौका मिला तो इस दीपिका ने दुकान पर आकर तमाशा खड़ा कर दिया, और अंत में बहस को खत्म करने के लिए मैंने अपनी नहीं पर दीपिका की पसंद से साड़ियां ली। अरे घर में ये जो कुछ भी कर रही है ना, फिर भी एक बार को बर्दाश्त हो जाता है, इसने तो पड़ोसी के मामले में भी नाक घुसाना शुरू कर दिया। अरे दीपिका मैं पूछती हूँ, क्या जरूरत है पड़ोसियों के साथ इतना चिपकने की? हर किसी की पर्सनल लाइफ होती है, किसी से इतना नहीं चिपका जाता। माँ जी मैं कब किसी से चिपकने गई हूँ, आप कैसी बात कर रही हैं? तो ये बता, वो नए नए शादीशुदा जोड़े के साथ चिपक कर तुझे फिल्म देखने जाने की जरूरत क्या थी? अरे तुम पति पत्नी हो, तुम्हें जहां जाना है अपने पति के साथ चले जाओ, उनके साथ चिपकने की क्या जरूरत है? देख बेटा, अब तो कोई छोटी दूध पीती बच्ची तो रही नहीं, थोड़ी समझदारी से काम लेना सीख। तेरी हरकतों की वजह से मोहल्ले में 4 लोग हमें देखकर मुंह मोड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हमारे साथ संबंध अच्छे रखने का मतलब है तो दिन भर उनके घर जाकर बिना बात उनसे चिपकेगी। सास और जिठानी की बातें सुनने के बाद दीपिका को काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है दीपिका, दरअसल ये बात तुम्हें हम बहुत समय से समझाना चाह रहे थे, लेकिन तुम कुछ समझना ही नहीं चाहती। किसी के साथ फ्रेंडली होना अलग बात है और ओवर फ्रेंडली होना अलग बात, इसलिए तुम्हें अब इस बारीक अंतर को समझना होगा, वरना सोसाइटी में लोग तुम्हें देखकर इग्नोर करना शुरू कर देंगे। मेरे फोन से मेरे बॉस का नंबर निकाल कर फिर मैसेज करके उनकी वाइफ का नंबर मांग कर उससे चैट करने की तुम्हें क्या जरूरत थी? अरे वो मेरा बॉस है, उससे या उसकी वाइफ से इतना चिपकने की तुम्हें क्या जरूरत है? अच्छा ठीक है, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ आगे से मैं सबके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखूंगी, किसी के साथ भी नहीं चिपकूंगी। अब तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। अच्छा भाभी छोड़िए ना ये सारी बातें, चलो मैं आपको ना आपकी साड़ी के लिए अच्छे से ब्लाउज की डिजाइन पसंद करके देती हूँ, और हाँ आपको ना मेरी पसंद का डिजाइन ही बनवाना पड़ेगा। नहीं मुझे ब्लाउज सिंपल पसंद है। नहीं मैंने कहा ना लेटेस्ट डिजाइन बनवाना है आपको। दीपिका की बात सुनकर परिवार में सभी लोग अपना माथा पीट लेते हैं। सबको समझ में आ चुका था कि दीपिका सुधरने वालों में से नहीं है। न्यूज वालों ने पहले ही दिखा दिया था कि इस बार तो हड्डियों कम कुपाने वाली ठंड पड़ेगी, और देखो पड़ भी रही है। ये लो इसे ठंड कह रहे हैं भाई साहब, ये है आज की जवान पीढ़ी। पूरी सर्दी निकाल दी, तेरे बाप ने एक स्वेटर नहीं लिया और इसे कड़ाके की सर्दी लग रही है। अरे सर्दी तो तब पड़ी थी जब तेरा छोटा भाई पैदा हुआ था। याद है आपको नयन की मम्मी, जब हम रोनी को अस्पताल से लेकर आए थे? भाई साहब ये घुटनों तक बर्फ जमी पड़ी थी। क्या दादू, यहाँ बर्फ पड़ती थी और आपने मुझे दिखाया भी नहीं? तब मैं कहाँ था? तब तू परियों की दुनिया में था बेटा। समझ गया मैं दादी, परियों की दुनिया जैसा कुछ नहीं होता। जब बर्फ जमी होगी तब पोलार बेयर भी आया होगा ना दादू? वो तो ध्यान नहीं है बेटा। आपको मैं ही मिलता हूँ ना दादू। कभी आप कहते हो पहले हमारे घर के पीछे जंगल था, सियार आवाज देते थे, और आज तो आपने बर्फ का भी कह दिया। तेरे दादू झूठ नहीं बोल रहे बेटा, बर्फ तो गिरी थी उस बार, ऐसी ठंड थी मुझे तो लगा कैसे मैं हॉस्पिटल पहुंचूंगी। एक तो इतनी ठंड, ऊपर से मेरे घर से निकलते ही बारिश शुरू हो गई। कोई गाड़ी वाला ले जाने को तैयार नहीं था। इस तरह एक ठेले पर अस्पताल पहुंची हूँ मैं। मुझे याद है इस रोनी ने ना जन्मते वक्त बहुत कष्ट दिया है मुझे। और जन्मने के बाद मम्मी? ये कहता हुआ रोनी रसोई से लाए हुए लहसुन के तेल की कटोरी को लेकर अपनी माँ के घुटनों के पास बैठ जाता है और उनके घुटनों की मालिश करनी शुरू कर देता है। 5 बार बैल बजा दे कोई नहीं है लगता है। तभी लीला उठकर दरवाजा खोलती है। वो क्या है ना बेटा, बैल खराब हो गई है हमारी, इसलिए पता नहीं चलता, पर तू जो खुद में खुसफुसा रहा था ना, हल्की आवाज आ रही थी, इसलिए मैं समझ गई दरवाजे पर कोई खड़ा है।
आपने तो रोनी को दरवाजे पर ही खड़ा हुआ रख दिया मम्मी जी। देख नहीं रही उसके हाथों में कितने सारे कपड़े हैं। अरे रोनी, तुम फिर से अपने कपड़े ले आए? आज तो छत पर तुम कपड़े सुखा नहीं पाओगे। वो क्या है ना, आज मैंने भी अपने सारे पुराने कपड़े धो दिए हैं तो पूरी छत भरी हुई है, तो तुम्हारे कपड़े कहाँ सूख पाएंगे। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं आंटी, मैंने तो सोचा था जब तक छत पर कपड़े सूखते तब तक मैं आपके घुटनों में कोरिया से मंगाया हुआ जॉइंट रिलीफ ऑयल लगा देता। पैरालाइज भी हो जाते ना जो लोग, उनके पैर के दर्द को भी ये ऑयल गायब कर देती है। पैरालाइज हो जाएंगे तो उन्हें दर्द महसूस कैसे होगा? वही तो बात है बहू, सोच उनके पैरों का भी दर्द गायब हो जाता है। तो आराम से छत पर जा बेटा, सभी कपड़ों को साइड करके ऊपर अपने कपड़े डाल देना, जा। मुस्कुराता हुआ रोनी छत पर जाता है और देखता है कि टायर तो खाली पड़ा है। ज्योति भाभी भी कम नहीं है, पर मेरे सामने किसकी शान पट्टी चली है जो इनकी चलती। छत पर धूप भी अच्छी आ रही है, मम्मी को फोन करता हूँ, पापा मम्मी भी यहीं आ जाएंगे धूप सेकने, आज ठंड भी बहुत हो रही है। रोनी के फोन लगाने भर की देर थी कि पूरा परिवार अपने अपने काम की चीजें लेकर लीलावती देवी के घर पहुंच जाता है। अरे वाह रिद्धि माँ बहू, मटर लेकर आई है तू। लगता है आज रात को मटर के पराठे बनने वाले। अगर मेरे छत पर मटर छिले गए और मुझे मटर ना मिले तो ये बड़े नाराज हो जाएंगे। एक काम करना ज्योति बहू, आज रात को कुछ मत बनाना। रिद्धि माँ बहू 10-12 मटर के पराठे रात में भिजवा देगी। जी मम्मी जी, आप बेफिक्र रहिए, एक्स्ट्रा काम मैं वैसे भी नहीं करती। वैसे वो कोरिया वाला तेल नहीं दिख रहा है रोनी? उसे छत पर रखकर आया हूँ मैं भाभी, जब तक उसे 15-20 मिनट धूप नहीं लग जाए उसकी ताकत वापस नहीं आती ना। अरे नयन की मम्मी, आप अभी तक यहीं है? छत से होकर आया मैं, काफी अच्छी कड़ी धूप है। ये सूरज की किरणों की तुलना ये हीटर वीटर कुछ नहीं कर सकते। मनीषा आराम से अपने पैरों को सीधा कर धूप का मजा लेने बैठ जाती है और मुरारी इधर उधर ताकना झांकना शुरू कर देते हैं। एक तो दिन भर हमें धूप मिलती नहीं, लीला भाभी के घर आते हैं तो थोड़ी देर धूप मिलती है, उसमें भी आपको यहाँ वहां ताका झाकी करनी है। दिन भर तो यही करते हैं ना, आप बैठ भी जाइए। अब तुम्हारे कारण तो आज तक कुछ नहीं कर पाया मैं, हर चीज में तुम्हारा मुंह खुल जाता है। बिजली का खंभा लीला भाभी के घर के पीछे ही है ना, अब देखना तो पड़ेगा कि बिजली चोरी कर रही है भाभी की नहीं। अगर खंभे से बिजली की तार जुड़ी हुई होगी तो हम अपना हीटर यहीं चार्ज कर लेंगे, बिजली क्यों लगाए भाई। इसके घर में चार्जिंग पर कुछ लगाना मतलब 10 बातें सुनना। मैं तो और नहीं सुन पाऊंगी बाबा। देखते नहीं, देखा नहीं कैसे हमें देखती भाभी की भौहें टेढ़ी हो जाती है। घुटनों का दर्द नहीं होता ना, और इतनी सर्दी नहीं पड़ रही होती तो मैं लीला भाभी का मुंह भी नहीं देखती। भूली नहीं हूँ मैं कैसे छोटी छोटी बातों पर खून खराबे पर उतर आती थी भाभी। भाभी तो अभी भी खून खराबे पर उतरने को तैयार हो रही है, वो तो हम खून का घूंट पी जाते हैं मजबूरन। अरे मम्मी जी, भावनाओं में नहीं बहते, जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। एक काम कर चीकू, तू जाकर हमारे घर से हीटर ले आ, उसे नीचे हॉल में चार्जर पर लगाकर तू हीटर के सामने बैठकर ही पढ़ लेना, ठीक है बेटा। चीकू अपने घर जाकर हीटर लेकर आता है और उसे चार्जिंग पर लगाकर हॉल में पढ़ने लगता है। खुद तो आती है मनीषा, पूरे खानदान को लेकर आ जाती है, मानना पड़ेगा। बड़े तो बड़े ठहरे, छोटे बच्चों को भी सारी चालबाजी सिखा रखी है उसने। चीकू ये सुनकर सीधा अपने पापा को फोन मिलाता है। हमारे घर धूप नहीं आती ना बेटा, इसीलिए लीला आंटी की 4 बातें सुननी पड़ती है। आधे घंटे में चार्ज हो जाता है हीटर, जैसे ही हीटर चार्ज हो जाए तो वापस घर पर आ जा, बाकियों को वही रहने दे। इस तरह कपड़े सुखाकर, धूप सेक कर और मटर छिलकर रिद्धिमा के घर वाले धूप ढलते ही वापस अपने घर लौट आते हैं। मैं फटाफट मटर का मसाला बना लेती हूँ मम्मी जी, और एक तरफ चाय चढ़ा दूंगी। हाँ बहू, चाय बना ले, बड़ी ठंड से पड़ रही है, ऊपर से टाइल्स वाले जमीन पर कुछ ज्यादा ही ठंड लगती है। पहले के जमाने में सही था, लाल आंगन वाले घरों में ऐसी ठंड ना लगती थी। हमारे तो सिर्फ जमीनों पर टाइल्स लगी है मम्मी, लीला आंटी के पास इतने पैसे हैं कि वो दीवारों पर भी टाइल्स लगा ले, पर सोच ऐसी नीची कि क्या कहे। हमारे यहाँ कोई भी आए हम उसे सूखे मुंह नहीं भेजते, और एक लीला आंटी सामने बैठ के कॉफी पी रही थी, पकौड़े खा रही थी, और हमसे झूठे मुंह तक ना पूछा। अरे रहने दो ना रोनी, कौन सा हमें जिंदगी भर लीला आंटी से रिश्ता निभाना है। कुछ दिन की ठंड है यहाँ, ठंड गई और वहां उनको बाय बाय कर देंगे। रिद्धिमा अपनी बात पूरी करती कि उसकी बात को आगे कंटिन्यू दरवाजे पर खड़ी लीला कर देती है। बाय बाय नहीं बहू, हाय हाय बोल। आप सबने मुझे याद किया और मैं आ गई। वो क्या है ना, इस टाइम पर मेरी बहू तो सोने चली जाती है, फिर उठकर सीधा जिम चली जाएगी, फिर आएगी रात को 8 बजे। 4 घंटे अकेले बैठे बैठे करती क्या मैं, बस इसलिए यहाँ चली आई।
सभी की चाय बना रही हो बहू तो मेरे लिए भी 1 कप कॉफी बना देना, और साथ में ज्यादा भारी नाश्ता मत बनाना, सैंडविच हो तो बस चल जाएगा। घर तो काफी गर्म हो गया है दादू, मैं हॉल का हीटर बंद कर देता हूँ। अरे क्यों बेटा, बावला हो गया है क्या? मेरे घर पर हीटर चालू करके बैठा रहता है और मेरा यहाँ आते ही हीटर बंद करने की बात कर रहा है। भूल गया क्या, तेरा हीटर मेरे घर पर चार्ज होता है। अरे भाभी जी, आप भी क्या बच्चे से जुबान लड़ा रही हैं। जा तो चिकू, तू कमरे में जा और हीटर बंद नहीं करना। आंटी से सॉरी बोलो बेटा। सॉरी आंटी। ये थी लीला, जिसके नखरे उसकी बहू से ज्यादा उसके पड़ोसी उठाते थे, और उठाना भी पड़ता था क्योंकि उनके घर पर धूप जो अच्छी आती थी। पर कहते ना, दिन पलटते देर नहीं लगती, 2 दिन बीतते नहीं कि मौसम करवट बदल लेती है। आज तो गर्म कपड़े बिल्कुल नहीं सुहा रहे मम्मी। वही तो बात है, अब ठंड में वो बात नहीं रह गई। पहले जब ठंड पड़ती थी तो 6 महीने से पहले जाती नहीं थी, और अब देखो परसों तक तो लग रहा था मार्च तक ठंड रहेगी, फिर बीते शाम से मौसम फट से पलट गई। अब तो ठंड गई अपने घर, कपड़े हटाना शुरू कर दो भाई। सही कह रहे पापा जी आप। और किचन में तो इतनी गर्मी लग रही है कि पतला सा शॉल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझे। अच्छा ही हुआ ठंड गई। इस सर्दी के पीछे ना बड़ी मगजमारी हुई थी, खास करके इस हीटर के पीछे। इसके रिपेयर में इतने पैसे लग गए जितने में एक नया कूलर आ जाता। सबसे पहले तो पापा जी इस हीटर को बेचकर हटाइए आप। जाती हुई जनवरी के साथ मौसम ने करवट ले ली थी। सभी के घरों में ठंड के कपड़े वापस से पैक होने शुरू होने लगे थे। अरे भाभी, 1-2 फुल स्लीव्स के टी-शर्ट शर्ट तो छोड़ दो। ना ना, फिर कुछ दिनों बाद तुम इन टी शर्ट को निकाल कर अलग कर दोगे, फिर वापस दोगे मुझे। बिस्तर के नीचे वाले ड्रॉर में इन्हें डालना पड़ेगा। इसे उठाने में ना बड़ी मेहनत लगती है। सारे कपड़ों को एक ही बार में पैक कर दूंगी मैं। और जो थर्मल पर्दे नहीं लेकर आए थे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगले साल तक तो कुछ नया आ जाएगा मार्केट में, उन्हें भी जाकर बर्तनों से एक्सचेंज करके आ जा। तो हीटर को भी ले ही जाता हूँ भाभी, साथ में हीटर भी दे दूंगा, बदले में कोई अच्छी साड़ी आ जाएगी आपके लिए। रोनी एक हाथ में हीटर और दूसरे में थर्मल पर्दे लेकर अपने बाइक पर बैठ रहा था कि अपनी आदत से मजबूर लीला उसे टोक देती है। अरे कहाँ चल दी सुबह सुबह सवारी, इतने बड़े बड़े थैलों में क्या लेकर जा रहे हो बेटा? लगता है कोई आने वाला है, उसी की तैयारी हो रही है क्या? आने वालों के लिए तो हम हमेशा की तैयारी रखते हैं आंटी जी। अब अपने कंजूस पड़ोसियों जैसे तो हम है नहीं। और आपको नहीं पता, कोई कहीं जा रहा हो तो उसे टोकना नहीं चाहिए। ये कहकर रोनी बाइक का धुआं उड़ाता हुआ आगे निकल जाता है। सभी उन्हीं कपड़ों को धोकर रिधिमा छत पर सुखा रही होती है कि अपने छत पर खड़ी ज्योति उसे टॉन्ट मारते हुए कहती है, आहा, क्या फ्रेश हवा आ रही है छत पर। बड़े दिनों बाद आज जाकर सुकून से वॉक कर पा रही हूँ, नहीं तो जब देखो कभी कोई आकर घर पर बैठा रहता है। बैठने वाला सिर्फ बैठ कर नहीं जाता था, रात का खाना आपके घर पर पहुंचा देता था। शायद तुम भूल गई हो ज्योति। और वैसे जब तुम्हारे रिश्तेदार 800 किलोमीटर दूर से आ सकते हैं तो हम तो 8 कदम की दूरी पर रहने वाले वो पड़ोसी हैं जिसे हर छोटी बड़ी बात पर अंकल जी फोन घुमा दिया करते थे। बढ़िया, ये पड़ोसी धन के बारे में पता नहीं है, बस हवा में बातें करनी है मैडम जी आपको। मुझे बातें सुनाई आपने, अब आकर दिखाइए हमारे छत पर, मैं भी देखती हूँ मम्मी जी आपको अंदर कैसे लेती है। अरे वो तो लीला आंटी से हमारे पुराने संबंध है, वरना वैसे गंदे घर में तो हम भूल कर भी ना जाए। जिसकी जुबान पर धूल मिट्टी जमी पड़ी हो वो घर की सफाई क्या ही करेगी। दोपहर तो निकल जाता है, रिधिमा काम कर रही होती है कि उसी का आवाज सुनाई देती है, पुराना पंखा, पुराना एसी, पुराना कूलर दे जाओ वाजिब दाम पर, जल्दी आओ, हमारी गाड़ी जाने वाली है। अरे मैं जाने नहीं दूंगी। रिधिमा भागती हुई हॉल में आती है और अपनी सास को कबाड़ी वाले को रोकने को कहती है। अरे वो तो ठीक है, पर कूलर पंखे क्यों बेचना है? अरे वो मैं बाद में बताती हूँ आपको, आप बाहर जाकर जल्दी से कबाड़ी वाले को रोकिए ना, मैं 2 मिनट में आई। अरे बेकार में हड़बड़ा रही है तू, एक ही लाइन रिकॉर्ड कर रखी है उसने, दिन भर बजाता रहता है, बस बोल देता है गाड़ी जा रही है, शाम 7 बजे तक तो यही मरता रहता है। थर्मस, ब्लोअर और एक पुराना गीजर लेकर सास बहू गाड़ी वाले के पास पहुंच जाती है। 1200 रुपये, ये तो अच्छा सौदा कर लिया हमने मम्मी, आई एम सो हैप्पी। अरे किस बात की हैप्पी भाई, हमें भी बताओ। वो क्या है ना मनीषा, मेरी बहू अभी सोने जाती है, फिर उठकर जाएगी जिम, फिर लौटेगी सीधा 8 बजे, तो 4 घंटे में अकेली क्या करती है, इसलिए यहाँ आ गई। अब ये रोज रोज बताने की जरूरत नहीं है भाभी। अरे नहीं, वो तेरी याददाश्त कमजोर है ना, पिछली बार 250 रुपये लेकर 200 ही वापस किए थे तूने,
अब जिसे 50 रुपए का भी याद ना रहता हो, उसे मेरे पिछले दिन की कही बात क्या ही याद रहेगी। इसके पहले 1500 लिए थे आपने मेरी बहू से, वो तो अभी तक वापस नहीं किए, और मेरे 50 रुपए का हिसाब गिना रही है। ये तो वही बात हो गई, अपना बकाया बकाया और दूसरों का बकाया रद्दी बताया। ज्यादा चप्पर चप्पर मत कर मनीषा, ये घर पर नहीं है, इसका ये मतलब तो नहीं कि मेरे सर पर चढ़कर नाचेगी। देख रही हूँ मैं सुबह से तेरे बेटे की जबान पर मक्खन लगी पड़ी है, फिसली जा रही है, फिसली जा रही है, और अब तो तू भी बोल पड़ी। तुझे भी कुछ कहना बाकी है रिद्धिमा, तो बोल दे, चुप क्यों है? चाय पीने ही आई होंगी आप आंटी जी। मेरा मतलब है कॉफी पीने, पर वो क्या है ना, बहुत काम कर चुकी हूँ सुबह से, तो बड़ी थकावट सी हो रही है, तो मैं कॉफी तो बना नहीं पाऊंगी। आए हुए मेहमान को सूखे मुंह भेजने की परंपरा नहीं है मेरे घर पर। तो बैठ बहू, मैं अभी कॉफी बनाकर लाती हूँ। लीला से तो सभी ने खार खा रखी थी, बस ये सर्दी के आगे ही कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। अब तो सर्दी निकल चली थी, तो मुरारी भी पीछे क्यों रहता। कमरे से बाहर आते ही मुरारी शुरू हो जाता है। अब बताइए, कुछ देर पहले ही सभी ने चाय पी है, अब आप फिर कॉफी बनाने जा रही है। इस चक्कर में तो दूध भी खत्म हो जाता है। आप ही बताइए भाभी, लोग ही कितने हैं हमारे घर पर। बेचारे चीकू तक को दूध पीने को नहीं मिल रहा, और यहाँ सारा दूध चाय में खत्म हो रहा है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हम 4 लोगों के लिए ही चाय बनती है यहाँ। ऐसा तो है नहीं, दिन में नहीं तो भी 3 बार लीला भाभी हमारे यहाँ किसी न किसी बहाने से चाय पीने आ जाती है। हाँ, मेरा मतलब है कॉफी पीने। और चाय के तो दूध में हम फिर भी पानी मिला सकते हैं, पर इन्हें तो कोरे दूध की कॉफी चाहिए होती है, वो भी पूरे 1 मग। उसके बाद अपनी बहू और बेटे के लिए भी ये कॉफी थर्मस में घर पर भर कर ले जाती है, तो दूध खत्म नहीं होगा क्या जी? तो एक वक्त के कॉफी के 80 रुपए लिख दूं क्या भाभी? बहुत हिसाब हो रहे हैं ना, अब मैं भी हिसाब लगाती हूँ और दिखाऊंगी तुम लोगों को। अब मेरे घर पर आकर सबकी जुबान ना मोड़ दी तो मेरा नाम भी लीला नहीं, मुझे कॉफी पिलाएंगी। रिद्धिमा का आज का दिन अपने ससुराल वालों के साथ बड़े मजे में बीत रहा था। पूरा परिवार एक साथ बैठकर आज हंसी ठिठोली कर रहा था, और आज उनके साथ रिद्धिमा भी थी, क्योंकि उसे पड़ोसियों के खाने बनाने की टेंशन नहीं थी। फाइनली आज जाके मेरा सर हल्का हुआ है, वरना ये ठंड की ऊनी टोपी पहन पहन कर बाल तो खराब होते ही थे, सर दर्द अलग से हो जाता था। अगली सुबह, अरे रिद्धिमा एसी कम करो यार। कूलर तो पिछले साल आया हमारे घर में, वो भी खराब पड़ा है, और तुम एसी को रो रहे हो। एसी कहाँ है हमारे घर पर? नींद में बड़बड़ा रहे हो क्या? अरे तो इतनी सर्दी कैसे लग रही है अचानक से? वापस से सर्दियां शुरू हो गई हैं। कल बस दिखाने भर ही धूप आई थी। क्या? यहाँ नयन रिद्धिमा के कमरे से बाहर आता है, वहाँ चीकू, रोनी और बाकी सब भी एक एक करके सभी कांपते हुए हॉल में आकर जमा हो गए। आपको भी ना भाभी से इतने प्यार नहीं करने चाहिए थी। अब उनके घर पर धूप सेकने कैसे जाएंगे हम?